नमस्कार, बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। नॉमिनेशन दाखिल करने की तारीख भी नजदीक आ रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी में कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है। एनडीए के कुनबे में क्या चल रहा है, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, किसी को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के मुख्य संपादक डॉक्टर मनीष मौजूद है। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एनडीए के कुनबे में यूं कहें कि बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, बिहार में क्लैरिटी क्यों नहीं इन सब चीजों को लेकर? देखिए, अब तो बहुत ही कम समय बचे हैं, बीजेपी को उस पर क्लैरिटी लेना होगा और अब क्लैरिटी लेने का वक्त भी आ गया है, क्योंकि आज एक ऐसी खबर आई है जिसको लेकर के बीजेपी और एनडीए के अलग अलग दलों में भी अब क्लैरिटी तो लाना ही पड़ेगा। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इधर अभी एनडीए जो सरकार चल रही है उसमें तो कन्फ्यूज़न है, लेकिन विपक्ष ने अपना फैसला सुना दिया। वहाँ गठबंधन अनाउंस कर दिया गया है। जो 243 सीट्स है उसमें आरजेडी 144 सीटों पे लड़ेगी, मतलब 144 सीट पे लालू यादव की पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिल गई हैं। ये अपने आप में करामात है कि भाई आपने दे दिया, लेकिन खैर ये कांग्रेस पार्टी को बधाई कि दे आर एबल टू निगोशिएट दिस मच ऑफ सीट्स। 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और इन लोगों ने वामपंथियों के साथ भी वहां पे गठबंधन किया है। मतलब ये जो विपक्ष का जो गठबंधन है उस गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज एक साथ लड़ेंगी। मैं क्या बोलूं, इसको महागठबंधन कहूं या गठबंधन? महागठबंधन तो नहीं, लेकिन गठबंधन है और एक सशक्त गठबंधन है और जो एक अच्छा चैलेंज देने के काबिल है। ऐसा नहीं है कि ये जो पोजीशनिंग हुई है ये पोजीशनिंग बहुत ही बढ़िया पोजीशनिंग है। और इसमें देखिए, जो लेफ्ट पार्टीज को जो 29 सीट्स जो दी गई हैं उसमें से 19 सीट्स के ऊपर सीपीआई-एमएल, ये नक्सलियों वाली जो पार्टी है, नक्सली और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लोग, राहुल गांधी सिर्फ जेएनयू में झंडा उठाने के लिए चले जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाने वाले लोगों के साथ सिर्फ जेएनयू में ये लोग नहीं खड़े हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलके ये लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। मतलब दोनों की दोस्ती अब खुलकर सामने आ चुकी है। बिल्कुल सामने आ गई है। देखिए 19 सीटों के ऊपर जो है सीपीआई-एमएल, ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नक्सल पार्टी है। ये 6 सीट पे सीपीआई लड़ेगी। सीपीआई कौन सी पार्टी है? तो सीपीआई का ही वो अपना कन्हैया लाल है ना। और सीपीएम येचुरी-जीवाला 4 सीट। तो ये कुल मिलाकर के एक सशक्त अपोजिशन का जो गठबंधन हुआ है ये बहुत ही अपने आप में एक चैलेंजिंग फोर्स बन के उभर सकता है बिहार के चुनाव में। लेकिन मजेदार बात तो ये कि सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्ष तो अव्वल हो गया, लेकिन इनका क्या होगा जो सरकार वहां पर चला रहे हैं? नहीं, इसमें अभी भी पेच है। अच्छा। अभी इसमें अभी ये जो गठबंधन है बिहार है ना, इतना आसानी से थोड़ी राजनीति हो जाता है। 2+2 बिहार में जाकर के हमेशा 6, 7, 8 हो जाता है, वो कभी 4 नहीं होता। अब जब ये महागठबंधन बना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बवाल मच गया, क्योंकि 2 और पार्टियां हैं इस महागठबंधन में। एक जेएमएम, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिहार और झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, तो जो कुछ बॉर्डर एरियाज हैं जैसे झाझा है ना, जो देवघर के पास का जो इलाका है, तो बहुत सारी जगहों पे जो झारखंड से लगा हुआ इलाका है, तो वहां पे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ न कुछ वर्चस्व है। तो उसको लेकर के चूंकि आरजेडी के साथ मिलकर के इन लोगों ने झारखंड में चुनाव लड़ा, जीता और जेएमएम के चीफ मिनिस्टर वहां है, तो एक कर्टसी वाइज और ये गुड जेस्चर भी है, ये अच्छी अकलमंदी भी है। और तो और तेजस्वी यादव के पिताजी झारखंड सरकार के तहत ही वहां जेल के अंदर बंद हैं। उनकी आदर खातर अच्छे से होती रहे, इसलिए उनकी जरूरी खातिरदारी अच्छे से हो, तो वो आरजेडी जो 144 सीट पे लड़ेगी तो उसमें जेएमएम का भी सीट उस अपने कोटे से वो देगी। अच्छा, उन 144 में से कुछ सीटें उनको दी जाएगी? उनको दी जाएगी। अब कितनी दी जाएगी ये तो निगोशिएशन का मसला है। एक और जो मजेदार जो खबर आई है उसमें एक पार्टी है वहां पे वीआईपी। तो वीआईपी पार्टी जो है वो मुकेश साहनी की पार्टी है।
ये मल्ला हैं। आप अगर कभी यूट्यूब वगैरह पे जाएंगे या सन ऑफ मल्ला करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वेरी पॉपुलर लीडर, यंग और बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव है और पॉपुलर लीडर है अपने कास्ट में और काफ़ी संख्या है इसकी, काफ़ी संख्या है। तो अब तक जैसे पिछली बार भी जो गठबंधन हुआ था तो वीआईपी इस महागठबंधन का एक हिस्सा था। अब इस बार उनको सीटें नहीं दी गई हैं तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पीठ में जो है छुरा भोंक दिया गया है। ये जो है उनके साथ विश्वासघात हुआ है। अब विश्वासघात क्यों हुआ है? क्योंकि अब तक तो मसला इसी तरह से चल रहा था। तो ये तेजस्वी यादव शायद इनको ये बता चुके थे कि आप हमारे साथ लड़िए, आपको 25 सीटें दी जाएगी लड़ने के लिए और आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया जाएगा, ऐसा वादा किया गया था। लेकिन ऐन मौके पे जैसा मैंने कहा बिहार है, राजनीति जो है बहुत ही दूसरे तरीके से की जाती है, तो वहाँ इन्हें गच्चा दे दिया गया। और ये जो गठबंधन जो बना है, कांग्रेस पार्टी को आपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जैसे आरएलएसपी इधर से छोड़ के चली गई थी, कुशवाहा साहब की पार्टी, या हम पार्टी है जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, ये सब महागठबंधन में अगर होते तो ये सवाल करते, ये पूछते कि भाई 70 सीट आप कांग्रेस को किस आधार पर दे रहे हो, उसकी तो कोई जानकारी होनी चाहिए। इन लोगों को लगता है कि इन लोगों की जो शक्ति जो है, इनकी पॉपुलरिटी, इनका जो समर्थन बेस जो है वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा है, तो हमें इक्वल सीट दिया जाए। तो ये एक अलग पंगा था। तो ये दोनों तो बाहर आ गए। अब वीआईपी पार्टी भी जो है इन्होंने ये कहा है कि सोमवार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर अपनी रणनीति बनाएंगे। अब कहने का मतलब क्या है कि एक तो जीतन राम मांझी, हम ये वीआईपी पार्टी, आरएलएसपी, कुशवाहा की पार्टी, ये पार्टियां जो है अभी कहीं भी नहीं है, कहीं भी एक तरह से नहीं है। मान लीजिए इसको, क्योंकि आरएलएसपी के साथ जेडीयू वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को ऐसे ही भगोड़ा डिक्लेयर कर रखा है और ये वीआईपी अभी उधर से टूट करके अभी बीच में झूल रहा है कि अब किधर जाया जाए। और इसलिए एनडीए के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एनडीए का जो चेहरा और उसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, अब इस पे बीजेपी को सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, कल हमने बताया था किस तरीके से जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से बहुत ही, जिसको कह सकते हैं ऐसा प्रपोजल दिया गया जिसे कह सकते हैं कि इनडिसेंट है ना, इनडिसेंट प्रपोजल। हाँ, इनडिसेंट प्रपोजल जो है इन्होंने दे दिया कि भाई हम इतने पे लड़ेंगे, आप इसमें लड़िए और बाकी जिसको आपको देना है, चाहे वो आरएलएसपी है, ये है, वो है, सब आप उसी से दीजिए, चिराग पासवान को भी उसी से दीजिए। तो जिस तरह की बेइज्जती हो रही, तो चिराग पासवान भी अलग होना चाह रहे हैं कि वो नहीं चाहते भाई नीतीश कुमार के साथ। और अब जब इस तरीके का एक प्रपोजल, जिसको कह सकते हैं कि इनडिसेंट प्रपोजल दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, तो अब बीजेपी के पास इससे सुनहरा मौका नहीं होगा कि वो अपने ही दम पे, अपने ही लीडर के तहत, अपने ही लीडरशिप में, अपने ही मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ इस चुनाव में अकेली मैदान में उतर जाए। तो क्या बीजेपी के अंदर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है? बिल्कुल सुगबुगा, क्योंकि ऐसा पहले तो ये डर लग रहा होगा इनको कि अगर हम नीतीश कुमार से रिश्ता तोड़ते तो नीतीश कुमार फिर कांग्रेस के साथ मिलकर के वो गठबंधन बना सकते हैं। लेकिन अब उधर गठबंधन का ऐलान हो गया, 2 दिन के बाद जो है वो सारे उम्मीदवार भी डिक्लेयर किए जाएंगे, नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है और आपके पास मात्र 48 घंटे हैं बीजेपी के पास। और ये ऐतिहासिक मौका, अगर चूक गए तो फिर चूक गए। राजनीति में 10 दिन में सब चीजें जो है इधर से उधर हो जाती हैं और ये सुनहरा मौका है। ये वैसा ही मौका है जब आपको बिहार में, जो लोग बिहार की राजनीति से वाकिफ होंगे, एक बार ऐसा हुआ था जब लालू यादव को हटा करके ये लोग सब लोग लड़ रहे थे अलग अलग, तो उस बार जो है 30 से ज़्यादा के आसपास सीटें जो है रामविलास पासवान को आ गई थी और बाकी बहुत निगोशिएशन हो रहा था, किसी की सरकार नहीं बन पा रही थी।
तो मालूम चला कि रामविलास पासवान जो है वो एक कमरे में बैठ करके वो मीडिया को बयान दिया करते थे कि सरकार की चाबी तो मेरे पास है, और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन इस तरह की राजनीति होते रह गई तो रामविलास पासवान चाबी लेकर के बैठे रह गए और ताला कोई और लेकर के भाग गया, है ना। तो वो मौका था जिस वक्त वो चीफ मिनिस्टर बन जाते, लेकिन कुछ लोगों के संपर्क में उस तरह के थे कि भाई बीजेपी के समर्थन से हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अगर बन गए होते तो बन गए होते, नाम हो गया होता, लेकिन चूंकि एक पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन हो गया, फिर उसके बाद उनको ये मौका नहीं मिला। वैसा ही मौका बीजेपी के सामने अभी है कि आपके पास एक तो इंडिसेंट प्रपोजल देने वाला सहयोगी नीतीश कुमार है, जिसे आपको अब हट जाना चाहिए, जिसके खिलाफ पब्लिक का मूड है, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी, उन्हीं को खेलना है। एंटी इनकम्बेंसी, और लोग नाराज हैं नीतीश कुमार से, और आपके सामने खेलने के लिए आरएलएसपी है, कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान है, वीआईपी है, हम हैं, और भारतीय जनता पार्टी है। तो आपके पास जो है एनडीए का पूरा चेहरा, उसका संगठन, उसका जो पूरा ये जो है स्ट्रक्चर बदलने का ये मौका है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे आप लड़ेंगे, बढ़िया आप चुनाव लड़ पाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और चूंकि ये ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगा, तब नीतीश कुमार तो वो तो चीफ मिनिस्टर, उनको तो 243 सीटों पे चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो हर जगह ये जब ट्रायंगुलर फाइट जब हो जाएगा तो वो पिछले बार वाली स्थिति नहीं रहेगी, और इसलिए बीजेपी को ज़्यादा सीटें भी मिलेंगी, इतनी सीटें मिलेंगी कि वो अपनी सरकार, अपने चीफ मिनिस्टर, अपने मंत्रिमंडल के जरिए वो आसानी से बना पाएंगे, उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बीजेपी के सामने इससे बढ़िया सुनहरा मौका बिहार में, ठीक जिस तरह से यूपी में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, या छत्तीसगढ़ में, या राजस्थान में बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाती है, तो बिहार भी एक वैसा राज्य हो जाएगा जहां आप अपने ही दम पे सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, वो जो महाराष्ट्र से प्रभारी भेजे गए थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जाकर ग्राउंड रियलिटी को समझा है और उन्होंने आलाकमान को अवगत करा दिया होगा, और 48 घंटे में डिसीजन लेने के हालात में आ जाएगी बीजेपी? देखिए, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर बहुत सारी स्टोरी चल रही है, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है कि वो बेसिकली नीतीश कुमार एक बहुत विचित्र किस्म के लीडर हैं। वो जितना उनका वर्चस्व नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा उनका ईगो है। उनको लगता है कि वो जो बीजेपी की जो इंचार्ज है वहाँ पे, भूपेंद्र यादव जी, उनसे उनको बात नहीं करना अच्छा लगता है। उनको लगता है कि मेरे बराबरी का नहीं है, ये कोई चीफ मिनिस्टर कभी रहा नहीं, ये कभी कोई मंत्री भी नहीं रहा, और बीजेपी जो है इसे भेज देती है बातचीत करने की। मैं क्या इनसे बात करूं, सीट्स की डीलिंग मैं इनसे कैसे करूं, दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। तो उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक एक्स चीफ मिनिस्टर को वहां पे डिप्यूट किया गया है। अब आप समझिए ये किस तरह की राजनीति होती है कि भाई ठीक है, जब निगोशिएशन सीटों की होगी तो एक सभ्य सौम्य किस्म का एक शख्स जो है आपके सामने रख दिया जाएगा, लेकिन ये सारे जो फैसले हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो स्टिल भूपेंद्र यादव के पास है। और ये जो सारी जो चीज़ें हो रही हैं, क्या फीडबैक दिया जा रहा है दिल्ली में, किस तरह से चीज़ की जा रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिस इज जो कह सकते हैं कि भाई लोहा गरम है, और यहीं पे चोट देने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। जो काम नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ पहले किया था वो काम आप कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि जिस तरीके से शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ धोखा किया, बिहार में भी बीजेपी को दूसरा धोखा वो मिलने जा रहा है चुनाव के बाद। तो ये पूरी आज की हकीकत है। तो अब हम ये मानकर चलें कि अगले 48 घंटे बीजेपी आलाकमान के लिए, बिहार में बीजेपी की यूनिट के लिए बहुत क्रूशियल है। सही बात है। और किस तरह से ये लोग अब अपनी बिसात बिछाएंगे? काफ़ी सारी पार्टियां तो साथ आने को तैयार हैं। देखिए, पार्टियां साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया है कि बहुत सारे जो अपने एजेंट्स जो हैं वो बीजेपी के अंदर घुसा डाले हैं।
जैसे सबसे बड़ा नाम जो बीजेपी के सबसे बड़े लीडर है सुशील मोदी, उनको डिप्टी बनकर रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता नहीं, वो जितना नुकसान सुशील मोदी ने बीजेपी को पहुंचाया है बिहार के अंदर, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया है। इन्होंने ये मान लिया है कि भाई आप हर चीज में आप जो है आप कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए बीजेपी को एक ऐसे कॉर्नर में पुश कर देते हो, ऐसे डरा देते हो लीडरशिप को, और इस तरह की चीजें आप फैला देते हो कि जिससे कार्यकर्ताओं के बीच भी कंफ्यूजन हो जाता है। और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके आसपास के 4-5 लीडर्स जो हैं वो अलग अलग गुटबाजी जो बीजेपी बिहार के अंदर में है, तो उसमें एक धरा सुशील मोदी का है जो नीतीश कुमार के साथ उठता बैठता, नीतीश कुमार जैसा चाहते हैं वो वैसा करता है। लेकिन इसके खिलाफ जो बाकी सारे लोग हैं वो नए हैं। और बीजेपी में एक तो हायरार्की का भी सिस्टम चलता है कि सीनियर लीडर है, कोई सामने आकर के बोलता नहीं है, डिसिप्लिन पार्टी है तो वो डिसिप्लिन को लोग मेंटेन करते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। ऊपर से आदेश आ जाता है दिल्ली से कि नहीं हमको नीतीश कुमार के साथ ही मिलना है, तो सब लोग दबी जुबान में अंदर अंदर तो बात करते हैं लेकिन कोई खुल के सामने बोलता नहीं है, सब डरते हैं। उस तरह का डेमोक्रेसी भी तो नहीं है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में कि कार्यकर्ता जो है अपनी मन की बात ऊपर तक पहुंचा सके। लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि इस चुनाव में इनफ नीतीश कुमार के इस बैगेज को जो है ढोना बंद किया जाए, अपनी ताकत, अपनी संगठन, अपनी विचारधारा, अपने लीडर के सहारे वो इस चुनाव लड़ा जाए। आपको लगता है कि अगर बीजेपी जेडीयू से अलग होने का फैसला करती तो बीजेपी के अंदर बहुत सारी तोड़फोड़ देखने को मिल सकती? अगर जेडीयू से अगर आप अलग हो जाते हैं तो बीजेपी को तो एकजुट हो जाएगी, ये बीजेपी टूटेगी नहीं, बीजेपी एकजुट हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप देखिए 243 सीटों में से बीजेपी अभी कितनी लड़ेगी नीतीश कुमार के साथ मिलकर के, ज्यादा से ज्यादा 120, 110, बाकी लोगों को भी शेयर करना पड़ेगा, तो बहुत सारी उसमें चिंताएं हैं। अगर अकेली जाती है तो बीजेपी अगर सब लोगों के साथ सीट भी शेयर करती है तो 243 में 200 सीट तो कहीं नहीं जा रही। तो 200 लीडर, 200 कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी के लीडर अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी तो पूरे की पूरी संगठन जो है गैल्वेनाइज हो जाएगी। और फिर सुशील मोदी का क्या होगा? सुशील मोदी का फिर जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तय करेंगे वो होगा, लेकिन संगठन तो चलना है। ऐसा तो नहीं कि किसी एक आदमी के पीछे पीछे सारी राजनीति होगी। उससे क्या होगा कि बीजेपी पूरी के पूरी संगठन जो है वो गैल्वेनाइज हो जाएगी। ऐसे क्या होता है मैं आपको बताऊं जमीनी हकीकत कि जहां जहां से जेडीयू के उम्मीदवार खड़े होते हैं वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता सुस्त पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि किस आदमी के लिए मेहनत करना है। आप देखिए आप मैंने कंप्लीट अराउंड मैंने 243 में से 100 कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी का झंडा तक नहीं होगा। और जब आप अकेले लड़ेंगे तो हर जगह आपका जो है वो विस्तार होता है। चुनाव होता है क्या है, चुनाव का दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपके लिए नए कार्डर्स बनते हैं, नए कार्यकर्ता जुटते हैं, नया लीडरशिप तैयार होता है, तो वो तो होना ही चाहिए। और ये मुझे लग रहा है कि ये सुनहरा मौका है, राइट टाइम। और इस मौके पर चौका बीजेपी को मार ही देना चाहिए। राइट। आपने विस्तार से जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि अगले जो 48 घंटे हैं बीजेपी वाकई कोई ऐसा फैसला लेती है जिससे कि उनका चेहरा मोहरा जो है बदल जाए कम से कम बिहार में, और नीतीश बाबू को भी एक लेसन मिल जाए। राइट। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।